अगर हम लोग बात करते हैं लॉसेस के बारे में, तो बेसिकली अगर लॉसेस को मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं ऑन द बेसिस ऑफ लोड, यानी कि लोड के बेसिस पे लॉसेस कितने तरीके के होते हैं, तो वो हम दो तरीके से कह सकते हैं। एक होते हैं कांस्टेंट लॉसेस और दूसरे होते हैं वेरिएबल लॉसेस। ठीक है, इनके ऊपर पुराने लेक्चर्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक, कांस्टेंट लॉसेस ये वर्ड कहाँ से आया, इस वो पूरे वर्ड में कांस्टेंट लॉसेस में कांस्टेंट का क्या मतलब है, तो बेसिकली ये वर्ड आया है लोड से, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ लोड। देखो होता क्या है, अगर मैं किसी मशीन की बात करता हूँ तो कोई भी मशीन हो गई, लोड जो होता है वही एक ऐसी चीज होती है जो वेरिएबल होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे लॉसेस जो लोड पे डिपेंड नहीं करते हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ लोड हैं, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड कांस्टेंट लॉसेस। जैसे कि कोर लॉसेस हमने पढ़े ट्रांसफार्मर में। अगर मशीन की बात करूं तो मशीन के अंदर भी नो लोड लॉसेस होते हैं। ऐसे बहुत सारे लॉसेस होते हैं जो कि इससे डिसाइड ही, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना लोड लगा है। अगर मोटर चलेगी, यानी कि अगर आप बटन ऑन करेंगे, तो मशीन जो भी एक ऐसा एक मिनिमम अमाउंट की जो पावर लेती है, वो बेसिकली लॉसेस में जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको बहुत अच्छे से, अगर आप कोई भी मान लेते हैं आप मार्केट से मोटर खरीद के लाए, ठीक है? और उस मोटर के ऊपर आपने कोई लोड नहीं लगाया है, फिर भी अगर आप उसकी सप्लाई को ऑन करोगे, यानी कि अगर आप उसको एक सप्लाई प्रोवाइड करोगे, पॉजिटिव नेगेटिव वी सप्लाई, तो आप देखोगे कि एक सर्टेन करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, और वो जो करंट होगा वो एक सर्टेन करंट, आई नॉट कह देता हूँ मैं, एक सर्टेन करंट इस मोटर के अंदर फ्लो करेगा। हालांकि कोई भी लोड नहीं लगा हुआ है, यानी कि नो लोड। ठीक है, आपने किसी भी तरीके का लोड नहीं लगाया हुआ है, फिर भी क्या होगा, एक सर्टेन करंट जाएगा, और अगर आप वॉट मीटर से नापोगे तो कुछ पावर निकल के आएगी। ठीक है, और वो जो पावर होगी पीओसी। तो ये जो बेसिकली पावर होती है, यानी कि जिस समय किसी मशीन के ऊपर किसी भी तरीके का लोड नहीं है, और आपने देखा वो जो पावर निकल के आती है, वो जो पावर होती है वो होती है नो लोड, और वी कैन से डेट कांस्टेंट लॉसेस। ऐसे लॉसेस जो कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पे मैं समझाने का पर्पस ये है कि ये जो कांस्टेंट लॉसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली इसीलिए कांस्टेंट हैं क्योंकि लोड पे डिपेंड नहीं करते। दूसरी तरफ हमारे जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं वेरिएबल लॉसेस। इसमें जो वेरिएबल टर्म है वो कहाँ से आया है, वेरिएबल का मतलब होता है लोड डिपेंडेंट लॉसेस। यानी कि बहुत बार आपसे पूछा जाता है वेरिएबल लॉसेस कौन से होते हैं, या वेरिएबल लॉसेस क्यों कहा जाता है किसी भी लॉस को। तो ऐसे लॉस जो वेरी कर जाएं लोड के एप्लीकेशन पे। यानी कि अगर हम बात करें किसी मोटर की, तो मान लेते हैं आपने उसमें 1 किलो का आटा अगर चक्की में डाला है तो सर्टेन टाइप के लॉसेस होंगे। वहीं पे अगर आपने क्या करा है 10 किलो आटा पीस रहे हो तो लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे लॉसेस जो लोड के हिसाब से अपने आप को चेंज करें, ऐसे लॉसेस हमारे वेरिएबल लॉसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ अगर हम बात करें, अगर हम लॉसेस को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। ठीक, पिछले स्लाइड के अंदर मैंने देखा था कि लॉसेस को अगर मैं डिवाइड करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ लोड, तो दो तरीके के लॉसेस सामने आए, कांस्टेंट और वेरिएबल लॉस। अब अगर मैं लॉसेस को डिवाइड करने की कोशिश करूं ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, कि नापा कैसे जा सकता है, कि कैसे किसे नापना है, तो अगर इस बेसिस पे करूं तो यहाँ पे भी दो कैटेगरी हैं। एक है मेजरेबल लॉसेस, जैसे कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस, अभी पीछे हमने देखा। यानी कि जो भी आज तक आपने लॉसेस पढ़े हैं वो बेसिकली मीजरेबल लॉसेस होते हैं, यानी कि ऐसे लॉस जिन्हें मीजर कर सकते हैं। अब इसका सबसे प्राइम एग्जांपल आपको बता दूं, आपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ा होगा, एससी टेस्ट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ा होगा, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लोड लॉसेस या कह सकते हैं वेरिएबल लॉसेस को निकालते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर लॉसेस की जानकारी मिलती है, और वहीं पे आपने ओसी टेस्ट पढ़ा होगा, ओपन सर्किट टेस्ट। इसके अंदर बेसिकली हम लोग आयरन लॉसेस या कांस्टेंट लॉसेस को निकालते हैं। तो इन दोनों टेस्ट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉसेस को मीजर कर सकते हैं। तो क्योंकि कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस को हम मीजर कर सकते हैं, इसीलिए मीजरेबल लॉसेस के अंदर आते हैं। पर एक कैटेगरी और होती है, और वो होती है नॉन मीजरेबल लॉसेस, यानी कि ऐसे लॉस जो हो रहे हैं लेकिन उसको हम मीजर नहीं कर सकते। और इस कैटेगरी का जो पार्ट है वो है स्ट्रे लोड लॉसेस। यानी कि इस कैटेगरी में हमारे जो लॉसेस आएंगे, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड स्ट्रे लोड लॉसेस। ठीक है, तो अगर मैं आपको पूरा कंपाइल करूं अभी तक जो भी हमने सीखा है, यानी कि हमने देखा कि लॉसेस को ऑन द बेसिस ऑफ लोड कैटेगराइज कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। तो मेजरमेंट जो होता है वो दो तरीके के कर सकते हैं लॉसेस। एक वो लॉसेस जिनको हम मेजर कर सकते हैं जैसे कॉपर और आयरन, और एक वो लॉसेस जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता है, एंड दीज आर व्हाट वी कॉल्ड स्ट्रे लोड लॉसेस। और मेरा नाम प्रांजल है, और आज पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे ऐसे ही लॉसेस के बारे में, नॉन मीजरेबल लॉसेस, या दूसरे शब्दों में कहूं तो स्ट्रे लोड लॉसेस। ठीक है, इन सारी चीजों को इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर स्ट्रे लोड लॉसेस का वर्ड अगर आप ध्यान से देखो, तो इसमें ये जो लोड वर्ड है ये कहाँ से आया है, तो लोड वर्ड बेसिकली इसलिए यूज करा जाता है, ये खास बात बताता है स्ट्रे लोड लॉसेस के बारे में, कि ये लॉसेस जो हैं वो लोड्स पे डिपेंड करते हैं। यानी कि स्ट्रे लोड लॉसेस में जो लोड वर्ड है वो ये बता रहा है कि ये जो लॉसेस हैं ये लोड पे डिपेंड करेंगे। नाउ इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि ये जो लॉसेस होंगे वो क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। वेरिएबल कैसे होंगे,
सिमिलर टू कॉपर लॉस की तरह, ठीक है। तो खास बात क्या याद रखनी है कि स्ट्रे लोड लॉसेस में जो लोड वर्ड हम यूज कर रहे हैं उसका मेन जो पीछे का कह सकते हैं आप पर्पस है, वो ये बताना है कि ये लॉसेस भी वेरिएबल होते हैं सिमिलर टू कॉपर लॉसेस की तरह। अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपसे बात करी जाए स्ट्रे लोड लॉसेस और कॉपर लॉसेस, इनमें क्या सिमिलरिटी है, तो आप कहोगे दोनों ही लॉसेस लोड पे डिपेंड करते हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि कॉपर लॉसेस को मेजर कर सकते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट से, लेकिन स्ट्रे लोड लॉसेस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते किसी भी टेस्ट से, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो आई होप समझ में आ गया होगा क्या सिमिलरिटी और क्या डिफरेंस है। नाउ अब बात कर लेते हैं टाइप की, तो ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है कॉपर स्ट्रे लोड लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक तरीके के जो स्ट्रे लोड लॉसेस हो रहे हैं, या कह सकते हैं कि नॉन मेजरेबल जो लॉसेस हो रहे हैं वो कॉपर के अंदर हो रहे हैं, तो इसलिए उनको नाम दे दिया गया कॉपर स्ट्रे लोड लॉसेस। दूसरे कोर स्ट्रे लोड लॉसेस, यानी कि जो दूसरे तरीके के जो लोड लॉसेस हो रहे हैं जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, वो हो रहे हैं कोर में, ठीक है। क्लियर हो गए यहाँ पे। अब एक एक करके हम इनको देखेंगे और इस लेक्चर को और डिटेल में ले जाएंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले कॉपर लोड स्ट्रे लोड लॉसेस, इसमें आपको क्या बात याद रखनी है कि ये कॉपर वाइंडिंग में हो रहा होगा, जबकि जो कोर स्ट्रे लोड लॉसेस है ये कहाँ पे हो रहे हैं, कंडक्टिव पार्ट्स ऑफ मशीन, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गए यहाँ पे। तो कॉपर स्ट्रे लोड लॉसेस मतलब ऐसे नॉन मेजरेबल लॉसेस जो कॉपर वाइंडिंग में हो रहे हैं, और कोर स्ट्रे लोड लॉसेस मतलब ऐसे नॉन मेजरेबल लॉसेस जो कि कंडक्टिव पार्ट्स ऑफ मशीन में हो रहे हैं। कंडक्टिव पार्ट्स ऑफ मशीन का मतलब जैसे कि ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर के आसपास लोहे का केस है, मोटर है, तो मोटर जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ, जैसे कि अगर मान लेते हैं हम मोटर खरीदते हो, मोटर है तो यहाँ नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है, यहाँ पे आर्मेचर होती है डीसी मशीन की अगर बात की जाए। पर क्या मार्केट से जब खरीद के लाते हो तो कुछ इस तरीके खरीद के लाते हो, नहीं नहीं। आप तो कहोगे हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो एक डिब्बा मिलता है या एक सिलेंडर मिलता है हमें, सिलेंड्रिकल शेप की मोटर होती है। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप की मोटर होती है ये बेसिकली क्या होता है, केस होता है, ठीक है, केस। और ये किसका होता है, ये किसी ना किसी मेटल का बना होता है। तो इसके अंदर क्या, इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, कंडक्टिव पार्ट है। दिस इज अ कंडक्टिव पार्ट। तो ये क्या होता है, ये एक कंडक्टिव पार्ट होता है। और इसके अंदर जो होते हैं वो जो लॉसेस होते हैं वो होते हैं आपके कोर स्ट्रे लोड लॉसेस, ठीक है। तो इन कंडक्टिव पार्ट्स ऑफ मशीन, यानी कि मशीन का जो आउटर फ्रेम होता है उसके अंदर जो लॉसेस होते हैं, ठीक है। एक एक करके चर्चा करेंगे, बहुत मजा आएगा, बहुत डिटेल में आपको ले जा रहा हूँ, और काफी रिसर्च करके मैंने इस लेक्चर को तैयार किया है। फिर भी अगर आपको कुछ नया, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ नया सीख रहे हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। क्लियर, चलते हैं आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रे लोड लॉसेस के बारे में जो कि कॉपर वाइंडिंग में हो रहे हैं, इसको जरा समझते हैं। अगर हम बात करते हैं, मेरे पास एक वायर है, ठीक है, मेरे पास एक वायर या कह सकता हूँ एक कंडक्टर है। तो नॉर्मली उसके अंदर क्या होता है, इस तरीके से कुछ करंट यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा होगा, ठीक है, एक यूनिफॉर्मली करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा करंट है, ठीक। अब आइडियली ऐसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आइडियली, यानी कि जब हम सोचते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि एक कंडक्टर होगा और उसके अंदर सर्टेन करंट फ्लो कर रहा होगा, तो वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकली की, तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये जो करंट आप देख रहे हो ना, ये पूरे यूनिफॉर्मली नहीं फ्लो करता है, बल्कि आउटर एजेस पे फ्लो करता है, ठीक है। बात समझ में आ रही, ये है प्रैक्टिकल पिक्चर कंडक्टर की, यानी कि कंडक्टर में जो हम सोच के चलते हैं ना कि एक वायर है और उसके अंदर सर्टेन करंट फ्लो कर रहा है, तो वो पूरे वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, ये है आइडियल पिक्चर। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली कैसा होता है, करंट जो होता है वो एजेस या फिर कह सकते हो आप स्किन की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है। स्किन मतलब आउटर सरफेस, यानी कि आप क्या कह सकता हूं, मैं इसको दूसरे शब्दों में बता सकता हूं कि अगर कोई गोल सिलिंड्रिकल वायर है तो उसके अंदर उसकी जो आउटर लेयर है, जो बाहरी खाल है, यानी कि वहीं से ये वर्ड आया स्किन। तो स्किन का मतलब आउटर एजेस, जो आउटर लेयर है कंडक्टर की, ऊपर ऊपर सतह जो होती है उस पे करंट फ्लो कर रहा होता है, बजाय पूरे सरफेस के। तो पूरे सरफेस पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा होता है, केवल आउटर एजेस पे फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ से ये आउटर एजेस जो है इसको स्किन कह सकते हैं कंडक्टर की, और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आता है और उस वर्ड का नाम है स्किन इफेक्ट, ठीक है। ये स्किन इफेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर हम पावर सिस्टम की बात करते हैं तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रे लोड लॉसेज में खासकर कॉपर वाइंडिंग के अंदर जो होता है उसके अंदर इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, ठीक। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब जरा इस स्किन इफेक्ट को जरा समझते हैं, स्किन इफेक्ट क्या होता है और कैसे पिक्चर में आता है। अब ये जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको बहुत ही रेयर बुक्स में मिलेगा, इवन इसके लिए मैंने कई रिसर्च पेपर स्टडी करे तब आपको ये बता रहा हूँ। ये जो स्किन इफेक्ट है, हम लोग बस पढ़ते हैं कि स्किन इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा वो आउटर एजेस में शिफ्ट हो जाएगा। पर आज इस लेक्चर में आपको एक विजुलाइज करके दिखाऊंगा कि एक्चुअल में ऐसा कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक कंडक्टर ले लेता हूँ, एक ऐसा कंडक्टर लेते हैं जिसके अंदर हम मान के चल रहे हैं कि यूनिफॉर्मली करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब
हम देखेंगे कि कैसे यूनिफॉर्मली करंट जो किसी कंडक्टर में हो रहा था जब स्किन इफेक्ट नहीं था, स्किन इफेक्ट आने के बाद कैसे वो साइड में शिफ्ट हो गया, उसके लिए जरा देखते हैं। तो अब अगर मैं इस कंडक्टर को क्या करूं, मिड से काट दूं, बीच से इसको काट देता हूं। तो बीच से अगर मैं इसे काटूंगा तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, मिड से मैंने इसे काट दिया है, ठीक है। अब केवल मैं इसके सेंटर पे फ्लो होने वाले अगर करंट को देखूं तो ये कुछ करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ी सी पिक्चर को बड़ा कर लेते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, ठीक है। ये हमने जूम कर लिया है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा बड़े ध्यान से। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, यहाँ पे किसी का भी कंसंट्रेशन आपको 1 मिनट के लिए भी ब्रेक नहीं करना है, बहुत ध्यान से समझते हैं। अब क्या होगा, ये करंट जो हमने अभी बनाया था सेम करंट यहाँ पे ले लिया है, सेंटर का करंट है। यानी कि हमने एज्यूम करा है कि अगर कोई वायर होगा उसके सेंटर में कोई करंट फ्लो कर रहा है पूरी यूनिफॉर्मली, तो उसका एक पार्ट हमने पकड़ा है कि सेंटर के करंट का क्या हालचाल है, जरा उसको देखते हैं। तो अब ये सेंटर में करंट फ्लो कर रहा है, अब देखो इस सेंटर में जो करंट फ्लो कर रहा है इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सेंटर में, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल आपने पढ़ा होगा, मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल, मैंने इसके ऊपर बेसिक लेक्चर्स लिए हुए हैं, बेसिक सीरीज देख सकते हो। तो मैक्सवेल के राइट हैंड रूल से ही मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक, यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड आई है इसको अपोज करने के लिए, यानी कि इसको हमने पढ़ा है, हमने आपने सबने ये चीज़ पढ़ी है कि फैराडे और लेंज ने मिलके ये बताया था कि जब भी कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर करेगी तो उस अपने कॉज को अपोज करने के लिए वहां पे एडी करंट्स आ जाएंगे। तो मान के चलते हैं ये दो तरीके के एडी करंट्स आएंगे, क्लियर हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है। तो अगर आप वायर को बीच में से काट के करंट अगर फ्लो करता हुआ देखोगे तो उस करंट के आसपास एक राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जहां से निकल रही होगी और जहां पे एंटर कर रही होगी उन दोनों जगहों पे, अगर हम लेंस की बात करें तो लेंस ने कहा था अपने कॉज को अपोज करना पड़ेगा। कॉज क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी, एडी करंट से। इसके ऊपर मैंने एडी करंट का लेक्चर बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, एडी करंट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, पीछे जाके देख सकते हो ट्रांसफॉर्मर वाली सीरीज में। तो एडी करंट का ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एडी करंट्स हैं ये क्या है, दीज आर द एडी करंट्स। अब ये एडी करंट आ गए, यहाँ तक बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि सेंटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंडक्टर के सेंटर में दोनों तरफ एक एडी करंट्स डेवलप हो जाएंगे। नाउ थोड़ा सा और अंदर जाके देखते हैं, भाई हमने ये देखा, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको समझना आसान हो। हमने देखा एक करंट फ्लो कर रहा था आई, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल लगाया, तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या हुआ, एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई। नाउ यहाँ पे डॉट का क्या मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल रही है, जैसा कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पर्टिकुलर ये वाला पोर्शन, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है इसे मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्रॉस से। तो देखो यहाँ पे डॉट हो गया और ये क्रॉस हो गया, आई होप समझ में आ गया। नाउ अब हम क्या करते हैं, भाई हमारे पास यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इसमें एंटर कर रही है। ये क्या है, ये पूरी कंडक्टर की लेयर है, दिस इज कंडक्टर लेयर। ये क्या है, कंडक्टर लेयर है, यही वाली, ये जो आप देख रहे हो ना ये पूरी लेयर, यही कंडक्टर की लेयर मैंने यहाँ पे मान लिया, ये पूरा एक कंडक्टर की लेयर है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ अब देखते हैं अब क्या होगा, यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अब मैग्नेटिक फील्ड आने के बाद क्या होगा, लेंज लॉ पिक्चर में आएगा। लेंज लॉ आपने पढ़ा होगा, एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ, आपने देखा होगा लेंज ने क्या कहा कि अगर मान लेते हैं किसी भी कंडक्टर, अगर एडी करंट की बात कर लूँ या लेंज लॉ के सिंपल कॉन्सेप्ट की, तो कभी भी किसी भी कंडक्टर के पास अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को एंटर कराओगे नॉर्थ पोल से, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए यहाँ पे नॉर्थ पोल की एक एडी करंट डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। और अगर साउथ पोल रखोगे तो इस साउथ पोल को अपोज करने के लिए सेम क्या होगा, साउथ पोल डेवलप हो जाएगा उस कंडक्टर शीट में। और जब वो कंडक्टर शीट में ये करंट फ्लो करेगा तो इसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं दीज आर कॉल्ड एडी करंट्स, समझ में आ गया। तो ये हम लोग पुराने लेक्चर्स में देख चुके हैं, अगर आपको नहीं याद है तो मैं फिर से आपको कहूंगा एडी करंट का लेक्चर आप देख सकते हो, बहुत डिटेल में बनाया हुआ है, ठीक। आगे चलते हैं, तो लेंज लॉ के कारण क्या होगा, लेंज लॉ के कारण आ जाएंगे हमारे पास एडी करंट, लेंज लॉ की वजह से एडी करंट आ गए। अब इनकी डायरेक्शन देख लेते हैं, तो भाई डायरेक्शन सिंपल सी बात है, हमने क्या सीखा, लेंज लॉ के कारण जो एडी करंट आएंगे उनका क्या काम होगा, अपने कॉज को अपोज करना, ठीक है। कॉज को अपोज कैसे करेंगे, तो ये इनकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। आप देख सकते हो डॉट है, तो डॉट की अपोज करने के लिए देखो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्रॉस है, तो इसको अपोज करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ठीक। अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी कॉपी बना के देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, इसको ऊपर से यहाँ से भी समझ सकते हो जहां से ईजी लगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ध्यान से समझना, एक बार देख बताता हूँ फिर से। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, तो यानी कि यहाँ पे साउथ है इस मैग्नेटिक फील्ड का। अब इसको अपोज करने के लिए यहाँ क्या बनेगा, साउथ बनेगा, तो साउथ बना लेते हैं, ये बन गया साउथ। अब साउथ जो होता है वो किस डायरेक्शन में, इस साउथ को अगर बनाना है तो जो एडी करंट की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, इस तरीके से होगी, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। क्लियर हो रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज बन गया,
समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ पे फ्लक्स जो इस करंट की वजह से, ये सेंटर में जो करंट जा रहा है आई, इसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा था जो एंटर कर रहा था। अब इसको अपोज कैसे करोगे? तो भाई ये जो फ्लक्स एंटर कर रहा है ये एक तरीके से नॉर्थ पोल की तरह वर्क कर रहा है। अगर इस कंडक्टर शीट से पूछो, इससे अगर मैं पूछूं कि भाई तुम्हें क्या दिख रहा है, फ्लक्स अंदर आता हुआ दिख रहा है, तो उसको क्या लगेगा? अगर कंडक्टर शीट से पूछोगे तो वो कहेगा मेरे ऊपर नॉर्थ पोल काम कर रहा है। तो इसको अपोज करने के लिए यहाँ क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा नॉर्थ पोल। ठीक है। और नॉर्थ पोल कैसे बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कराएगा, यानी अगर नॉर्थ पोल बनाना है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे देखो क्या बना, ये साउथ पोल आ गया आपका। ठीक है, यही वाला, ये जो साउथ पोल यहाँ देख रहे हो ना, यही मैंने यहाँ पे बनाया, साउथ पोल आ गया। और यहाँ पे आ गया आपका नॉर्थ पोल। ठीक है, ये आ गया इसका नॉर्थ पोल। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आई होप समझ में आ गई, पिक्चर क्लियर हो रही होगी। तो सेंटर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो जब कंडक्टर के अंदर एंटर करेगी, कंडक्टर के अंदर रोटेट करेगी, तो वो कंडक्टर को जहां जहां कट करेगी वहां पे क्या होंगे? एडी करंट्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, और ये जो एडी करंट्स होंगे ये मैंने बना दिया। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे? नाउ अब आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि ये दो, अगर हम इन दोनों करंट की, अगर एडी करंट की डायरेक्शन को बहुत ध्यान से देखो, तो ये वाले जो दो अंदर वाले जो एडी करंट्स हैं जो आप देख रहे हो, ये क्या कर रहे हैं? ये एडी करंट अपोज कर रहे हैं करंट को। बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो करंट जो तुम्हारा जो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने की कोशिश कर रहा है वो ये है, ये पर्टिकुलर करंट है, इसकी डायरेक्शन ये है। लेकिन अगर तुम देखोगे एडी करंट को, तो वो देखो इस करंट के अपोजिट फ्लो कर रहे हैं, ये भी और ये भी। यानी कि दोनों के दोनों एडी करंट जो है वो क्या कर रहे हैं? अपोजिट फ्लो कर रहे हैं मेन करंट के। यानी कि जो भी आपकी मेन करंट है उसके जस्ट अपोजिट। तो एडी करंट क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं मेन करंट आई को। यानी कि मेन करंट जो तुम्हारी है इसको क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आई होप चीज क्लियर हो रही होगी। सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, यानी कि एडी करंट अपोज करेंगे फ्लोइंग करंट को। और ऐसा होना भी चाहिए। लेंज ने क्या कहा था कि जो भी करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, इंडक्शन में जो भी करंट इंड्यूस होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा। तो एडी करंट को इंड्यूस करने का मेन कारण क्या है? मेन कारण है जो तुम्हारा मेन करंट है कंडक्टर का आई, तो इसको अपोज, यानी कि जो भी एडी करंट बनेंगे वो क्या करेंगे? इसे अपोज करेंगे। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आप देख सकते हो कि सेंटर की अगर मैं बात करता हूँ, सेंटर की, तो सेंटर में बहुत अपोजिशन है। देखो इधर वाला फ्लक्स भी अपोज कर रहा है और इधर वाला फ्लक्स भी, वो सॉरी, इधर वाला करंट भी एडी करंट अपोज कर रहा है और इधर वाला भी एडी करंट जो है वो अपोज कर रहा है। मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो देखो दिस वन, यानी कि ये जो एडी करंट है ये भी अपोज कर रहा है और ये भी अपोज कर रहा है, यानी डबल अपोजिशन मिल रहा है सेंटर में। ठीक है, तो यहाँ पे जब डबल अपोजिशन मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक, कह सकते हो एक वर्चुअल कह लो या किसी भी तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे इस करंट को काफी ज्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ेगा। यानी कि इस एरिया में, यानी कि सेंटर में क्या होगा? बहुत ज्यादा अपोजिशन फेस करना पड़ेगा करंट को। वहीं पे अगर आउटर एजेस पे देखो, यहाँ पे देखते हैं, ये है आउटर एजेस। तो देख सकते हो आउटर एजेस में करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। एडी करंट और मेन करंट की डायरेक्शन देखो एकदम सेम, देख सकते हो यहाँ पे। तो देखो आउटर एजेस जो है, यानी कि अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात करूं मैं आउटर एजेस की, यानी कि ये पर्टिकुलर एरिया, ये देखो आउटर एजेस में देखो ये डायरेक्शन एडी करंट की डायरेक्शन, यहाँ पे भी देखो एडी करंट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। और मेन करंट की डायरेक्शन भी अपवर्ड है। यानी कि सेंटर में देखो अपोजिट है, यानी कि इस एरिया के अंदर सेंटर में तो बहुत ज्यादा अपोजिशन है मेन करंट के लिए, लेकिन आउटर एजेस में क्या है? बहुत ही सपोर्ट है, बहुत ज्यादा सपोर्ट है। यानी कि जो एडी करंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं मेन करंट को। तो इसीलिए करंट क्या करता है, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जो आउटर एजेस है यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस। क्लियर हो रहा है? तो दिस इज सपोर्ट एंड दिस इज रेजिस्टेंस। इस तरीके से ये क्या कर रहा है? सपोर्ट मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, हर कोई, आप जानते हो नेचर जो होती है जहाँ पे सपोर्ट मिलता है उधर की तरफ मूव कर जाती है। तो यही एक मेन वजह है जिसकी वजह से ये करंट जो होगा ये सेंटर पे ना फ्लो करके क्या करेगा? अपने आप को शिफ्ट कर लेगा और ये करंट क्या होगा? मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि सेंटर की जगह वो क्या करेगा? आउटर एजेस पे ये फ्लो करने लगेगा इस तरीके से। समझ में आ रहा है ये? तो सेंटर में करंट क्यों नहीं फ्लो करेगा? आई होप समझ में आया होगा। ये काफी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि इसको सिंप्लीफाई कर सकूं, आपको बहुत ही इजी तरीके से समझा सकूं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप बताना, तो मैं स्किन इफेक्ट के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। क्लियर हो रहा है? तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है लेक्चर को, कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन बताएं। क्लियर हो रहा है? तो देखो स्किन इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, समझ में आया यहाँ पे कि स्किन इफेक्ट के कारण क्यों हुआ स्किन इफेक्ट? क्योंकि जो एडी करंट आ रहे थे वो सेंटर में उनका बहुत ज्यादा पोजीशन था, लेकिन आउटर एजेस में जो था वो काफी ज्यादा सपोर्टिव थे। तो इसीलिए क्या होगा? जितना भी करंट जो सेंटर में फ्लो हो रहा था वो क्या होगा? वो शिफ्ट हो जाएगा सपोर्ट की तरफ, यानी कि आउटर एजेस की तरफ। तो इसीलिए क्या होता है, जो एडी करंट्स, सॉरी, जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर करंट कहाँ होता है? आउटर एजेस पे फ्लो कर जाता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे?
समझ में आ रहा होगा, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई। एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार मार्क कर लेना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है स्किन इफेक्ट, ये कहाँ होता है? दिस इज इन एसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है, नॉट इन डीसी। यानी कि डीसी के अंदर इस तरीके का स्किन इफेक्ट नहीं होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ मत भूलना कि डीसी के अंदर कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होता। रीजन क्या होता है? रीजन आपको सिंपली पता है, लेंज ने कहा था कि वेरिएबल फ्लक्स होना जरूरी है ईएमएफ इंड्यूस होने के लिए। एडी करंट के लिए भी वेरिएबल फ्लक्स की जरूरत है। वेरिएबल फ्लक्स, वेरिएबल मतलब वेरिएबल फ्लक्स। तो वेरिएबल फ्लक्स का क्या मतलब हो गया? चेंजिंग फ्लक्स, चेंजिंग फ्लक्स। और चेंजिंग फ्लक्स किस में होता है? चेंजिंग फ्लक्स होता है एसी में। इसीलिए एसी में इस तरीके का ये स्किन के ऊपर शिफ्ट, स्किन में शिफ्ट हो जाने का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर डीसी की बात करोगे तो डीसी एक कांस्टेंट करंट है। कांस्टेंट करंट है तो किसी भी तरीके का ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, एडी करंट नहीं आएगा, ना तो एडी करंट आएंगे, ना लेंज लॉ वर्क करेगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि डीसी के अंदर क्या होता है, किसी भी तरीके का स्किन इफेक्ट नहीं होता है, तो ना ही करंट उसके अंदर, यानी कि अगर डीसी की बात करें तो वहां पे करंट जो होता है पूरे सरफेस पे फ्लो करता है, कहीं पे भी स्किन पे शिफ्ट नहीं होता। ठीक, तो ये एसी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो जितनी भी एसी मशीन्स है वहां पे ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? आई होप बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, इसको कॉन्सेप्ट को पूरा देख लेते हैं कि भाई नॉर्मली जब हमने कंडक्टर लिया तो उसके अंदर यूनिफॉर्मली हमने ऐसा सोचा था कि नॉर्मली अगर कंडक्टर है तो उसके पूरे सरफेस पे करंट फ्लो करेगा। लेकिन हुआ क्या? स्किन इफेक्ट हुआ, और स्किन इफेक्ट की वजह से ये जो करंट था ये क्या हुआ? स्किन पे शिफ्ट हो गया। यानी कि जैसा नाम है स्किन, यानी कि आउटर एजेस में शिफ्ट हो गया। और आउटर एजेस में शिफ्ट होने का अगर मैं आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाने की कोशिश करूं, यानी कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आपको और डिटेल में समझाऊं, क्रॉस सेक्शनल व्यू, तो ये हमारे पास आउटर क्रॉस सेक्शनल व्यू है इस कंडक्टर का। और आप देख सकते हो करंट, देखो डॉट डॉट ये जो है ये क्या है? करंट है। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो करंट आपको देखने को मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे? आउटर एजिस पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहीं पे अगर मैं आपको नॉर्मली, यानी कि ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर स्किन इफेक्ट नहीं हो रहा है, अगर उस कंडक्टर की बात करूं तो वहां पे जो करंट होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो विदाउट स्किन इफेक्ट और विद स्किन इफेक्ट दोनों समझ में आ गए। यानी कि अगर आपसे कहा जाए आप दो कंडक्टर्स हैं आपके पास, एक है जिसमें स्किन इफेक्ट नहीं हो रहा है और एक है जिसमें स्किन इफेक्ट हो रहा है, तो कैसे दिखेंगे वो? तो कुछ इस तरीके का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जनरली अगर बात करूं तो ये वाले जो कंडक्टर्स होते हैं ये डीसी को रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी करंट। यानी कि अगर डीसी करंट फ्लो कराओगे कंडक्टर में तो ये क्या होगा? ये इस तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा इसके अंदर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करता हूँ एसी करंट की, अगर हम बात करेंगे एसी करंट की, एसी करंट, तो इसके अंदर स्किन इफेक्ट होगा, और स्किन इफेक्ट होने के कारण क्या होगा? ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करंट था ये क्या होगा? आउटर एजेस पे शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि ये क्या होगा? स्किन इफेक्ट। आप देख सकते हो इसको जो नाम दिया गया स्किन इफेक्ट, क्यों? क्योंकि ये एक तरीके की कंडक्टर की स्किन है। ये क्या है? स्किन ऑफ कंडक्टर, यानी कि ये एक तरीके की कंडक्टर की स्किन है। और आप देख सकते हो सारा का सारा करंट का आउटर एजेस पे फ्लो कर रहा है, बाहर की तरफ आउटर एजेस पे फ्लो कर रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। नाउ अब अगर मैं बात करता हूं, बहुत ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, अगर मैं बात करूं विदाउट स्किन इफेक्ट, तो हम कह सकते हैं ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो इफेक्टिव एरिया है कंडक्टर का। ठीक है, यानी कि अगर तुम मार्केट से 1 mm डायमीटर का कंडक्टर खरीद के लाए हो तो ये पूरा का पूरा 1 mm डायमीटर का कंडक्टर जो है वो यूज होगा करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के लिए या करंट के फ्लो के लिए। सो दिस इज द इफेक्टिव एरिया ऑफ अ कंडक्टर विदाउट स्किन इफेक्ट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ऐसे कंडक्टर की जिसके अंदर स्किन इफेक्ट हो रहा है, तो इसमें केवल जो आपका इफेक्टिव एरिया है वो देखो केवल इतना सा रह गया। यानी कि तुम मार्केट से खरीद के लाए 1 mm स्क्वायर का आपका एरिया लेके आए थे वायर का। ठीक है, 1 mm डायमीटर का कह लो। तो आप ये जो लेके आए थे, आपने देखा कि 1 mm डायमीटर का जो हमारा पूरा सरफेस था वो पूरा उसका डायमीटर था। लेकिन एक्चुअल में जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है? केवल जरा से पार्ट पे फ्लो हो रहा है। यानी कि अगर हम 1 mm का लेके आते हैं तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर मान के चलते हैं एग्जाम्पल, एरिया जो होगा वो A1 है। ठीक है, इतना सारा एरिया है। लेकिन अगर स्किन इफेक्ट हो गया तो एरिया क्या होगा? बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि क्या हुआ? एरिया रिड्यूस हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना कि स्किन इफेक्ट हुआ लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, हम लोग वो यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्किन इफेक्ट। एक बार स्किन इफेक्ट हो गया तो उससे फर्क क्या पड़ेगा उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो A1 आ गया, समझ में आ गया यहाँ पे। यानी कि अगर हम नॉर्मल कंडक्टर की बात करें, डीसी या फिर ऐसा कंडक्टर जिसमें स्किन इफेक्ट नहीं होता है, तो वहां पे पूरा के पूरा कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया का इस्तेमाल करा जाता है करंट के फ्लो के लिए। लेकिन अगर ऐसा कोई कंडक्टर है जिसके अंदर स्किन इफेक्ट हो रहा है, तो वहां पे जो इफेक्टिव एरिया होता है, यानी कि वो एरिया जिसमें हम करंट फ्लो करेगा, वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। समझ में आ रही बात ये? तो अब इसको कंक्लूड कर लूं, यानी कि स्किन इफेक्ट हुआ,
स्किन इफेक्ट होने से क्या हुआ, इफेक्टिव एरिया रिड्यूस हो गया। और अगर एरिया कम हो गया तो इससे क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वन ऑफ द मेजर कॉन्सेप्ट, यानी कि स्किन इफेक्ट, चलो मान लेते हैं स्किन इफेक्ट हो रहा है, पर उससे हमें क्या, ठीक है, कंडक्ट भाई हमें क्या, हम तो पावर सिस्टम इंजीनियर्स हैं, हमें क्या करना। तो स्किन इफेक्ट जो हो रहा है उसके हमें इसलिए करना है क्योंकि वो क्या करता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भाई, ऑब्वियस ही बात है। अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस, तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ना ये जो एरिया है ये क्या है, ये होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि वो एरिया जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, पूरे एरिया में करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन स्किन इफेक्ट होने के कारण क्या हुआ, आप देख सकते हो स्किन इफेक्ट होने के कारण पूरे कंडक्टर की जगह केवल यहाँ पे आउटर एजेस पे करंट फ्लो कर रहा है। तो इफेक्टिव एरिया कितना रह गया, इतना सा इफेक्टिव एरिया, यानी कि पूरा कंडक्टर क्या हो गया, एक तरीके से हम कह सकते हैं कंडक्टर के अंदर कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है, केवल आउटर एजेस पे। तो अब क्या हो गया, इफेक्टिव एरिया क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, यानी कि इफेक्टिव एरिया आपका रिड्यूस। अब इफेक्टिव एरिया जब रिड्यूस हो गया तो ऑब्वियसली चीज है, रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज। तो ये क्या होता है, ये क्यों होता है, ड्यू टू स्किन इफेक्ट। तो आई होप एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, सारी बातें कनेक्ट होती जा रही होंगी, ठीक है, सारे डॉट्स जो आपके दिमाग में थे वो सारे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो स्किन इफेक्ट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि एसी करंट फ्लो कर रहा था और कॉज को अपोज करने के लिए एडी करंट्स आए और उन्होंने अपोज करा, तो स्किन इफेक्ट आया। स्किन इफेक्ट की वजह से एरिया जो यूटिलाइज जो हो रहा था वो कम हो गया, यानी कि तो मार्केट से जो खरीद के लाए थे बड़ा सा कंडक्टर, वो बड़ा सा कंडक्टर का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, हर कोई आउटर एजेस पे ही बैठा है, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन आउटर एजेस से मूव करने की कोशिश कर रहा है, अंदर कोई नहीं जा रहा है। क्यों भाई, अंदर बहुत रेजिस्टेंस है और आउटर एजेस पे सपोर्ट है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आई स्क्वायर और लॉसेस बढ़ जाएंगे। समझ में आ रही बात। अब हम बात करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉपर स्ट्रे लोड लॉसेस, ठीक है, यानी कि अब हम बात करें कोर स्ट्रे लोड लॉसेस, ठीक। अब यानी कि अगर ट्रांसफार्मर है हमारे पास, एक ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, ट्रांसफार्मर के ऊपर हम वाइंडिंग्स लगा देते हैं, कुछ इस तरीके की ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग होती है। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कोर स्ट्रे लोड लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाइंडिंग्स हो गई। नॉट ट्रांसफार्मर की अगर बात करता हूँ तो एक इस ट्रांसफार्मर के अंदर जो सेंटर में, यानी कि एक होता है हमारे पास यूजफुल फ्लक्स, इसको हम कहते हैं यूजफुल फ्लक्स, और एक होता है हमारे पास लीकेज फ्लक्स, दिस इज व्हाट वी कॉल लीकेज फ्लक्स। नाउ क्या अंतर होता है, पुराने लेक्चर्स में मैंने आपको वैसे बताया है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। लीकेज फ्लक्स वो फ्लक्स होता है जो क्या होता है, एक वाइंडिंग को लिंक करे, लिंक ओनली वन वाइंडिंग, यानी कि एक ही वाइंडिंग को लिंक करे और दूसरी वाइंडिंग को लिंक ना करे। यूजफुल फ्लक्स क्या होता है, ऐसा फ्लक्स जो क्या करे, लिंक करे बोथ वाइंडिंग्स, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। यानी कि अगर जो फ्लक्स है वो दोनों वाइंडिंग को लिंक कर रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल प्राइमरी वाइंडिंग एंड दिस इज द सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को लिंक कर रहा है ये वाला फ्लक्स, तो ये यूजफुल हो गया, ठीक है। और ये वाला फ्लक्स अगर जो पिंक कलर की लाइन से बनाया इसको देखोगे तो ये देखो केवल सेकेंडरी वाइंडिंग और केवल प्राइमरी वाइंडिंग, यानी कि दोनों को लिंक नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने इसको कह दिया लीकेज लॉसेस, दिस इज व्हाट वी कॉल लीकेज, इसीलिए हम इसे लीक कह देते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्लक्स लीक हो गया और वापस एंटर नहीं करा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होती हैं, क्लोज्ड लूप में वर्क करती हैं, क्लोज्ड लूप, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड लूप में, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहीं से ओरिजिनेट हुई है तो वहीं पे जाके टर्मिनेट भी होगी। तो लीक का मतलब ये नहीं है कि लाइंस निकली और वापस नहीं आई, ऐसा नहीं है, लाइंस निकली और वापस 100% आएंगी। तो लीकेज का मतलब समझ लेना, गेट में क्वेश्चन में आया हुआ है। लीक का मतलब क्या होता है कि ऐसा फ्लक्स जो एक वाइंडिंग को लिंक करे लेकिन दूसरी वाइंडिंग के साथ उसका कोई लिंकेज ना हो, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल लीकेज फ्लक्स, ठीक। और वहीं पर अगर बात करते हैं यूजफुल फ्लक्स की, तो यूजफुल फ्लक्स जो दोनों वाइंडिंग को लिंक करता है। चलो टॉपिक पे आते हैं। सो दिस इज द केस, हमने देख लिया, ये हम ट्रांसफॉर्मर बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ अगर मैं बात करूं तो देखो, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो किसी ना किसी एक मेटल शेल के अंदर आपको मिलती है। आपने देखा होगा कभी भी ट्रांसफार्मर तुम कहीं पे भी देखने जाओगे तो तुम्हें बाहर से एक फ्रेम देखने को मिलता है, ठीक है। आपने मार्केट में या कहीं पे भी दुकानों पे लगा, या कह सकते हैं आपने अपनी कॉलोनी के कॉर्नर पे लगा देखा होगा, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर इस तरीके की फिन्स होती हैं, निकली हुई होती हैं, ऊपर तीन यहाँ से वायर जा रहे होते हैं RYB के। तो इस तरीके का आपने स्ट्रक्चर देखो, कभी आपने ऐसा देखा है कि वाइंडिंग इस पे लगी हुई है ऐसे करके ओपन रखा हुआ है, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक मेटल केस के अंदर फ्रेम करके, एक फ्रेम होता है उसके अंदर हम इसको प्लेस करके यहाँ पे कोर अपनी ट्रांसफार्मर की प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो दिस इज व्हाट हम ये देख सकते हैं कि ये जो है हमारी क्या है, मेटल वॉल्स हैं, यानी कि ये जो वॉल्स हैं मैंने इनको बना लिया है, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की वॉल्स हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब ये मेटल वॉल्स मैंने बना ली हैं। अब ये क्या होगा, अगर इनको ध्यान से देखोगे, दीज आर व्हाट वी कॉल्ड साइड वॉल्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखते हैं इन साइड वॉल्स को। तो अगर ये साइड वॉल्स है, एक साइड वॉल ले लेता हूं मैं, मान लेते हैं लेफ्ट वाली साइड वॉल ले लेता हूं, ये हमारी ट्रांसफार्मर कोर है, और हम मान के चलते हैं वाइंडिंग के अंदर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना। अगर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन करंट फ्लो कर रहा है, राइट हैंड रूल लगाओगे तो यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से निकल के आएगी, यानी कि ऊपर से आउट निकल रही होगी और नीचे से इन हो रही होगी, ठीक। अब अगर इस
इस तरीके की फ्लक्स लाइन्स हैं। अगर मैं इस मेटल शीट से पूछूँ, यानी कि ये क्या है, ये तुम्हारी क्या है, मेटल शीट है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल मेटल शीट। ये मेटल शीट क्या है, एक कंडक्टर है, तो ये एक कंडक्टर है। ये चीज़ क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर इस मेटल शीट से मैं पूछूँ कि भाई तुम्हें जो फ्लक्स, ऊपर वाला फ्लक्स कैसा दिखाई दे रहा है? तो वो मेटल शीट कहेगी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ठीक है? और नॉर्थ पोल से फ्लक्स मेरे अंदर एंटर हो रहा है। और नीचे वाली मेटल शीट से पूछूँगी तो वो क्या कहेगी, पूछूँगा तो वो क्या कहेगी कि भाई नीचे क्या है, एक साउथ पोल रखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से निकल रहा है, जिसके अंदर फ्लक्स एंटर कर रहा है। तो मेटल शीट को क्या दिखेगा, ये जो आने वाला फ्लक्स है, लीकेज फ्लक्स, उसे लगेगा नॉर्थ से आ रहा है और साउथ में एंटर कर रहा है, ये मेटल शीट को लगेगा। अब क्योंकि ये एसी है, एसी है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो लेंज लॉ पिक्चर में आ जाएंगे, और लेंज कहेंगे अपने कॉज को अपोज करना होगा। तो इस एंटर करने वाले फ्लक्स को अपोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एडी करंट डेवलप करने पड़ेंगे। और इसकी वजह से जो एडी करंट डेवलप होंगे वो क्या होंगे, अगर नीचे वाले की बात कर लेता हूं तो नीचे साउथ बन जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा आपका नॉर्थ। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ऊपर आपका नॉर्थ बनेगा, क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाला है ये नॉर्थ की तरह वर्क कर रहा है, और नीचे वाला यानी कि जब फ्लक्स बाहर निकल रहा है इससे, वो साउथ की तरह। तो नीचे आपका इस साउथ को अपोज करने के लिए नीचे हम साउथ बनाएंगे, और इस नॉर्थ को अपोज करने के लिए ऊपर नॉर्थ बनाएंगे, ठीक है? ड्यू टू लेंज लॉ के कारण। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये जो हमने नॉर्थ और साउथ नीचे को, यानी कि जो मेटल शीट होगी उसके अंदर लीकेज फ्लक्स के कारण जो नॉर्थ और साउथ बनेंगे, ये जब नॉर्थ और साउथ यानी कि जब एडी करंट इंड्यूस होंगे तो इन एडी करंट के कारण करंट फ्लो करेगा, क्योंकि एडी करंट है तो करंट फ्लो करेगा इस वॉल्स में। और ये जो वॉल्स होंगी इनके अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो ऑब्वियस सी चीज है, यहाँ पे क्या होगा, हीटिंग होगी। और हम कह सकते हैं वो कौन से होंगे, आई स्क्वायर एडी करंट आर कोर लॉसेस, यानी कि कोर स्ट्रे लोड लॉसेस। तो ये हीटिंग होगी, और हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। और आई स्क्वायर आर, आई कौन सा होगा, आई एडी करंट, यहाँ पे एडी करंट बना देता हूँ। तो ये जो एडी करंट है ये कौन सा करंट है, दिस इज आई एडी करंट, ठीक है? और ये जो ट्रांसफार्मर की कोर की वॉल है, यानी कि ये जो वॉल ली है इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसका जो रेजिस्टेंस है मैं ले लेता हूँ आर कोर, ठीक है? आर कोर रेजिस्टेंस ले लेता हूँ, या आर वॉल भी कर सकते हो, मैंने कोर लिखा हुआ है, यहाँ वॉल भी कर सकते हो, ठीक है? साइड वॉल्स रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस किसका है, ये जो कोर का रेजिस्टेंस है बेसिकली ये इन वॉल्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो ये वॉल्स का यानी कि वॉल्स रेजिस्टेंस, ठीक है? क्लियर हो रहा है यहाँ पे? सो दिस इज वॉल्स रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या होगा, वॉल की वजह से रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे हमें आई स्क्वायर आर लॉसेस देखने को मिलेंगे, ठीक? तो ये जो आई स्क्वायर आर लॉसेस हैं ये होते हैं आपके कोर स्ट्रे लोड लॉसेस, यानी कि जो आउटर शेल्स हैं, जो आपकी ट्रांसफार्मर की कोर के आसपास है, वहाँ पे ऐसे लॉसेस जो आपके वॉल्स में या आउटर बाउंड्री पे या आउटर केस में जो देखने को मिलते हैं, इनको भी हम मेजर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, ये हो रहे होते हैं। और इनको हम मेजर, कोई तरीका नहीं है हमारे पास मेजर करने का। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड कोर स्ट्रे लोड लॉसेस। तो इनको हम लोग नाम देते हैं कोर स्ट्रे लोड लॉसेस, ठीक? तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपके स्ट्रे लोड लॉसेस क्या होते हैं उसके ऊपर मैंने शुरुआत से बिल्कुल बेसिक से आपको समझाना शुरू करा है, और पूरा लेक्चर आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। स्ट्रे लोड लॉसेस के बारे में मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी तरीके की डाउट है तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। यहाँ पे हमने दोनों लॉसेस देखे, यानी कि कॉपर स्ट्रे लोड लॉसेस भी देख ली और कोर स्ट्रे लोड लॉसेस भी। तो आपने ओवरऑल क्या सीखा कि ऐसे लॉसेस जो मिजरेबल नहीं होते हैं उन्हीं को हम लोग स्ट्रे लोड लॉसेस कह देते हैं, यानी कि जिसको मेजर नहीं किया जा सकता। और ये लॉसेस दोनों जगह हो रहे होते हैं, कुछ कॉपर वाइंडिंग के अंदर हो रहे होते हैं ड्यू टू स्किन इफेक्ट, इन टर्म्स ऑफ स्किन इफेक्ट, और दूसरी भी जगह अगर हम बात करते हैं तो वॉल्स जो होती हैं, साइड वॉल्स, उसके अंदर भी हो रहे होते हैं।